अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो क्विक रिकैप पे हम लोग रिग्रेशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहले रिग्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा और फिर कुछ एग्जांपल्स करके हम लोग रेजिडुअल प्लॉट्स को समझने की कोशिश की हमने। तो स्पेसिफिकली मैं अगर शुरू से रिकैप करूँ रिग्रेशन के, तो रिग्रेशन एक एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल है आपके पास, जिसके थ्रू आप बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ ये कि आपके प्रेडिक्टर्स जो हैं उनका और आपका जो आउटकम ऑफ कंसर्न है उनका आपस में कोई स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप है या नहीं, या इन अदर वर्ड्स कह लें कि दो वेरिएबल्स का आपस में स्टेटिस्टिकल रिलेशन है या नहीं है। सिंपल तरीन रिग्रेशन ये होगी। लेकिन अगर आप किसी एक को अपना आउटकम ऑफ कंसर्न बनाएंगे तो फिर मल्टीपल प्रेडिक्टर्स होंगे, उनका आप देखेंगे कि स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप है या नहीं है। और दूसरा मकसद ये होता है कि आप फ्यूचर वैल्यूज़ किसी चीज़ की प्रेडिक्ट कर सकें जो आपका आउटकम ऑफ कंसर्न है। जैसा हमने पहले शुरू में बात की थी प्रेजेंटेशंस में, जैसे जलजिला आना है या नहीं आना, फ्लड आना है या नहीं आना, तो हमारा जो आउटकम ऑफ कंसर्न है वो फ्लड हो जाएगा, और जो प्रेडिक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो उनका आपस में रिलेशनशिप है या नहीं, और हम उसकी बेस पे कोई प्रोडिक्शन कर सकते हैं या नहीं। उसमें हमने एक बात ये कही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रिलेशनशिप नज़र आता है, लेकिन आप ज़रा डीप डाइव करें तो पता लगता है कि बहुत जो पीछे डेटा रह गया है, जिसने कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की, वो एक पैटर्न शो कर रहा है। तो अगर उसके अंदर यानी रेजिजुअल्स वो एक पैटर्न शो कर रहे हैं, तो अगर रेजिजुअल्स में पैटर्न है, इसका मतलब है आपने कोई प्रिडिक्टर मिस कर दिया है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमने ये बात की थी कि जो आपके डेटा के अंदर बेसिकली दो तरह का डेटा होता है। एक को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक पोर्शन, और एक को हम कहते हैं रैंडम पोर्शन। यानी एक एक ऐसा पोर्शन होना चाहिए आपके डेटा का जिससे आप डिटरमिन करें रिलेशनशिप्स, और एक पोर्शन रैंडम वेरिएंस का होना चाहिए। क्यों हम ये कहते हैं? क्योंकि हर चीज़ में अनमेजरेबल रैंडमनेस होती है, जो कि मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से होती है, और उनको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेजर भी नहीं कर सकते। तो वो जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोर्शन है या एरर है या रैंडमनेस है, उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर पैटर्न है तो इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई वेरिएबल मिस कर गए हैं। तो आइडियल रिग्रेशन की इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें सारे का सारा डिटर्मिनिस्टिक डेटा वो किसी न किसी प्रिडिक्टर वेरिएबल के थ्रू एक्सप्लेन हो रहा हो। तो जब भी आपके रेजिडुअल्स का प्लॉट जो है वो रैंडम नहीं होगा, तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई डिटर्मिनिस्टिक पोर्शन की का कंटेंट लीक हो रहा है रेजिडुअल्स के अंदर। तो आपका जो मॉडल है वो फिर आपको दिखा रहा है कि देयर अ पैटर्न। तो उसका मतलब क्या होगा? तो ये जो आपकी स्लाइड पे आखिर में चार तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, उन इनमें से कोई भी मतलब हो सकता है। यानी कि कोई आपने वेरिएबल मिस कर दिया है, प्रेडिक्टर वेरिएबल आपने इंक्लूड ही नहीं किया हुआ, या हो सकता है कि अ, आपको किसी प्रिडिक्टर की हायर ऑर्डर टर्म चाहिए हो, यानी स्क्वायर या क्यूब टर्म चाहिए हो, या आपके पास वेरिएबल्स तो सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन आप उन वेरिएबल्स का आपस का इंटरेक्शन फिलहाल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। जिसको हम वेरिएबल्स के आपस के वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप को हम कहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। दो वेरिएबल्स वो आपस में इतने कोरिलेटेड हों कि आप क्लैरिटी से ना बता सकें कि इनमें से किस वेरिएबल का इम्पैक्ट मेरे आउटकम ऑफ कंसर्न पे आ रहा है। तो फिर आपका फिर मॉडल उतना ही कमज़ोर होता जाएगा जितनी ज़्यादा उसके अंदर मल्टी कोलिनियरिटी होगी। अच्छा जी, आपकी जो प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन है वो रेजिडुअल्स में इन दो तरीक़ों से भी जा सकती है। पहला तरीका ये है कि रेजिडुअल्स जो हैं दे शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद
अनदर वेरिएबल, यानी आपके बहुत सारे वेरिएबल्स, एक दो तीन चार जितने भी हैं, उनका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए रेजिड्यूल के साथ। वो आप सिंपली उन दोनों को प्लॉट करके देख सकते हैं कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा। और दूसरा, एडजेसेंट रेजिड्यूल्स शुड नॉट बी कोरिलेटेड। एडजेसेंट का मतलब कि अगर आपके रेजिड्यूल्स के बहुत सारे डॉट्स हैं ना, तो डॉट नंबर 4 और डॉट नंबर 5 का आपस में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, नंबर 16 और 17 का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि 4 और 5 क्लियर लग रहा है कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो और 6 भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उधर ही आए, इसका मतलब है कि देयर इज एन ऑटो कोरिलेशन। इस टर्म को ऑटो कोरिलेशन कहते हैं, जब सक्सेसिव डेटा के पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हों। और इसका मतलब होता है कि ये पैटर्न शो कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि या कोई वेरिएबल में से है या हायर ऑर्डर में से है, या कोरिलेशन आप नहीं समझ पाए हैं। तो जब भी आप नॉन रैंडम पैटर्न्स देखें अपने रेसिड्यूल में, तो you must explain everything that is possible with your predictor so that only random error is left over। तो आपका फिर आपकी नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये होना चाहिए कि आप रिमूव करें उस नॉन रैंडम पैटर्न को। और इस वो जैसे मैंने आपको बताया, उसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं, फिर आप एक एक करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पर अब आगे इंशाल्लाह रिग्रेशन में ये इन चीज़ों को मज़ीद पढ़ेंगे। अब रिग्रेशन जो है वो लीनियर भी होती है और नॉन लीनियर भी होती है। सबसे पहले तो ये समझना है कि लीनियर और नॉन लीनियर में फ़र्क क्या है। ये जो आपका स्टैंडर्ड रिग्रेशन की इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, फिर प्लस बी एक्स या ए एक्स बी वाई, यानी पहले एक पैरामीटर होता है ए बी सी वट एवर, और फिर उसके साथ एक वेरिएबल होता है एक्स वाई जी, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं। और दो तीन जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, उसके बाद आखिर में एक एरर टर्म होती है। तो जो स्टैंडर्ड शक्ल की जो इक्वेशन होती है, इसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी इक्वेशन की शक्ल होंगी, वो नॉन लीनियर रिग्रेशन के मॉडल होंगे। अ, कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि जब हायर ऑर्डर आ जाए, यानी स्क्वायर और क्यूब्स आ जाए, तो वो नॉन लीनियर होती है। ऐसा नहीं है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी स्क्वायर्स और क्यूब्स होते हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जो स्ट्रेट लाइन वाली रिग्रेशन होती है वो लीनियर रिग्रेशन होती है। ये बात भी सही नहीं है। लीनियर रिग्रेशन जो है उसके अंदर कर्व्स भी होते हैं। जब भी आप स्क्वायर लिख देंगे या क्यूब लिख देंगे, तो कर्व खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसका ताल्लुक हायर ऑर्डर या स्ट्रेट शेप ऑफ द लाइन से नहीं है। ये सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन या मॉडल फॉलो करती है रिग्रेशन, उसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। जो उसको फॉलो नहीं करती उसको नॉन लीनियर कहते हैं। हमेशा आपने कोशिश करनी होती है कि पहले लीनियर रिग्रेशन ट्राई करें अपने डेटा के ऊपर, और अगर वहाँ से अच्छा फिट नहीं आ रहा तो फिर नॉन लीनियर ट्राई करें। अब नॉन लीनियर की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके सामने अभी स्लाइड पे हैं। इन इनमें अब जैसे पहली है, इसकी क्वेश्चन को देखें, इसमें लिखा हुआ है पावर कॉन्वेक्स इज इक्वल टू थीटा वन मल्टीप्लाइड रेज टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू द पावर थीटा टू। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, और सामने आप उसके देखें तो उसकी एक पर्टिकुलर शेप भी बन रही है। इसी तरह दूसरी को देखें, विबल ग्रोथ को, वो कह रहा है कि थीटा वन प्लस सो सो ऑन, तो वो भी स्टैंडर्ड शक्ल नहीं है। नीचे देखें, फोरियर ट्रांसफॉर्म की शक्ल बनाई हुई है, उसमें भी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। इसी तरह इन न्यूमेरेबल यानी अनलिमिटेड किस्म की मॉडल्स हो सकते हैं नॉन लीनियर के अंदर। anything that doesn't follow the standard regression equation is a non-linear model। इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, नॉन लीनियर को भी। अब लीनियर रिग्रेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कर्व्स को मॉडल कर सकता है, इन स्ट्रेट लाइन इसेंशियली नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर्व्स हों, जैसे भी आपने पीछे देखा था फोरियर ट्रांसफॉर्म का कर्व बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसी तरह और भी बहुत सारे कर्व्स होते हैं। एसिम्प्टोटिक कर्व्स जितने भी होते हैं वो वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट लीनियर से। जैसे आपके सामने ये एक एग्जांपल है। इसमें देखिएगा, ऐसे अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कर्व लीनियर रिग्रेशन का बना हुआ है, ये डेटा पॉइंट्स को मोर और लेस फिट कर ही रहा है। लेकिन ज़रा गौर से देखें तो उसके बड़ी क्लियरली वो इन अ पैटर्न डिपार्ट कर रहा है आपकी लाइन से। पहले लाइन से नीचे जा रही है, फिर लाइन से ऊपर एक पैटर्न में जा रही है, फिर अगेन लाइन से नीचे पैटर्न में जाके स्ट्रेट हो रही है।
तो इसका मतलब है कि ये अच्छी प्रिडिक्शन नहीं है। अब आप इवन इसके आप देखें जो स्टेटिस्टिक्स लिखे हुए हैं, एस 72.49 लिखा हुआ है। अब एस के बारे में हमने ये बात की थी कि रफली स्पीकिंग एस जो है वो स्टैंडर्ड एक एक एरर को बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी रिग्रेशन लाइन से आपके एक्चुअल प्लॉट कितना दूर है। तो जाहिर है आपको फिर ये डिफरेंस कम से कम चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी रिग्रेशन लाइन आपके एक्चुअल प्लॉट बहुत करीब करीब हो। इसका मतलब है एस की वैल्यू जितनी कम हो उतना अच्छा है। अब जितनी कम का क्या मतलब है ये आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आप दो मॉडल्स नहीं देखते। यानी एक इसमें अगर 72 है तो किसी और में अगर 78 है तो इसका मतलब है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है। या किसी और में 50 है तो इसका मतलब है कि ये अच्छा नहीं है, 50 वाला अच्छा है। नीचे उसके आर स्क्वायर लिखा हुआ है 98.5 और आर स्क्वायर एडजस्टेड 98.3। आर स्क्वायर फिलहाल सिर्फ आर को बात करते हैं कि सिर्फ आर स्क्वायर जो स्टैट है, रफली स्पीकिंग अगेन इसका मतलब होता है कि हाउ वेल द प्रिडिक्टर्स आर प्रिडिक्टिंग द रिस्पॉन्स। तो ये ज़्यादा होनी चाहिए, 100% के करीब होनी चाहिए। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसके अंदर कौन से एरर्स होते हैं। तो आर स्क्वायर ये अच्छा बता रहा है, एस का हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हम आगे इसके रेजिडुअल प्लॉट को देखें, जो अगला प्लॉट आपको नज़र आ रहा है, तो देखिए इसमें बड़े क्लियर पैटर्न्स हैं। ये पहले जो ऊपर से नीचे डिप हो रही है, ये आपकी सब पहले वाले ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन है जो तकरीबन एक्सिस के सेंटर के करीब है। फिर इसी तरह एक आपको ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं जो बाकी के डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपका मॉडल अच्छा मॉडल नहीं है। तो कैसे अच्छा मॉडल नहीं है ये हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एस का मतलब होता है कि जो आपका डिस्टेंस डेटा पॉइंट का और रिग्रेशन लाइन का, और इसी तरह आर स्क्वायर का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडिक्टर्स एंड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे पीछे हमने एक लीनियर मॉडल यूज़ किया था तो देखा कि उसने अच्छी तरह नहीं प्रिडिक्ट किया, रेजिडुअल्स अच्छे नहीं थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत अच्छी तरह प्रिडिक्ट कर दिया इसने। और इसके सामने रेजिडुअल्स देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली ये रैंडम है। आप रैंडम का आप कैसे बताते हैं? आसान तरीन तरीका ये है कि आप देखें कि किसी एक को निकालें बीच में से जस्ट अपने दिमाग में, और फिर सोचें कि क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ इससे पिछले वालों को देख के कि वो डॉट कहाँ लगा हुआ था। तो आप यहाँ पे देखें तो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। किसी एक डॉट को ज़रा निकालें जस्ट अपने माइंड में और बताएं कि क्या आप एक एक ऐसा बंदा जो अभी इसको देख रहा है, क्या वो बता सकता है कि ये डॉट वापस कहाँ पे लगेगा? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। तो इसका मतलब है कि ये आपका अच्छा रिग्रेशन मॉडल है। अब जो नॉन लीनियर मॉडल्स होते हैं इसके अंदर आर स्क्वायर को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर स्क्वायर की कैलकुलेशन जो है वो उनके लिए जो स्टैट्स चाहिए वो नॉन रिग्रेशन मॉडल्स में होते ही नहीं है। लेकिन एस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एस इस केस में आपका सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि जो आपका नॉन लीनियर मॉडल है वो इट्स मच बेटर मॉडल देन द लीनियर मॉडल। अच्छा, ये जो नॉन लीनियर रिग्रेशन होती है इसके कुछ जैसा आपने देखा फिटिंग तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं? एक तो ऑब्वियसली जो आपने उसकी तीन एग्जांपल्स देखी थी ना, तो आपने देखा होगा कि इक्वेशंस बड़ी कॉम्प्लेक्स थी उसकी, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन नहीं थी। और पावर्स पे पावर्स थी उसके अंदर, तो कैलकुलेशन ही डिफरेंट हो जाती है। एक दूसरी चीज़ आपने पीछे देखी कि उसमें आर स्क्वेयर प्रोडिक्ट ही नहीं हो सकता, आर स्क्वेयर कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि गुडनेस ऑफ फिट देखना ही बड़ा मुश्किल होता है नॉन लीनियर रिग्रेशन में। फिर आगे जो चीज़ें आपकी स्लाइड पे लिखी हुई हैं, द इफेक्ट ईच प्रेडिक्टर हैज़ ऑन द रिस्पॉन्स कैन बी लेस इंटुइटिव टू अंडरस्टैंड। यानी ये एक्सप्लेन तो अच्छा करता है लेकिन हमारे पास ग्राफिकली या नंबर्स में वो इंटुइटिवली कुछ चीज़ें होती है ना, देखते ही आपको समझ आ जाती है। तो नॉन लीनियर की चीज़ें देखते हुए ही समझ नहीं आती, इसके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चाहिए होते हैं। अगेन पी वैल्यूज भी कैलकुलेट नहीं हो सकती प्रेडिक्टर्स के लिए, तो जब पी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब आपको सिग्निफिकेंस ही पता नहीं चलेगी। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो है वो
कुछ केस में कैलकुलेट हो सकते हैं, कुछ केस में नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है मिनी टैब की, अ, जिसको हम्म जिसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, अभी नहीं। तो यहाँ पे एक इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसमें मैंने पीछे कहा था कि आर स्क्वेयर को हम डिटेल में बाद में देखेंगे, तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं। आर स्क्वेयर बेसिकली बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडिक्टर्स एंड द रिस्पॉन्स वेरिएबल। तो आर स्क्वेयर जो है वो इन अ वे इज is an estimate of the power of the relationship। यहाँ पे आपके सामने राइट साइड पे बॉक्स पे डेफिनेशन लिखी हुई, आर स्क्वायर या जिसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, इज द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज प्रिडिक्टेबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल पीछे हमारे पास 98% लिखा हुआ था आर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि हमारे y में 98% वेरिएशन मेरे चोजन प्रिडिक्टर्स में से या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से एक्सप्लेन हो रही है। लेकिन ये दिस इटसेल्फ इज एन एस्टिमेट, और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इट इज़ इनहेरेंटली बायस्ड टुवर्ड्स द नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स। यानी आपने दो प्रिडिक्टर डाले, आर स्क्वायर 55% फॉर एग्जांपल आ गई, तो तीसरा जब भी डालेंगे वो जो भी हो, चाहे रिलेशनशिप हो या ना हो, वो 55 से बढ़ेगी। चौथा डालेंगे उससे बढ़ेगी। यानी इट इज़ बायस्ड टुवर्ड्स द नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स। जो जो आप प्रिडिक्टर बढ़ाते जाएंगे आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा, यानी इनहेरेंटली बायस्ड है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आर स्क्वायर जो है वो ये नहीं बता सकता कि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी। या आर स्क्वायर में आप किसी एक दो डेटा पॉइंट्स को निकाल दें और आर स्क्वायर निकालें, आर स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तब भी वो रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि आपने प्रेडिक्टर के का नंबर बढ़ाया हुआ होता है। तो ये जो बायस होता है, किसी भी स्टैट के अंदर एक बायस होता है, वो हमेशा बुरा होता है, क्योंकि वो फिर आपको आपको सिस्टमेटिकली गलत रिजल्ट दे रहा होता है। अब इसका सोल्यूशन ये है, बहुत सारे हैं, उनमें पहला सोल्यूशन एक स्टैट है जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या चीज़ है? इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आर स्क्वायर, और ये एडजस्ट होता है नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स के लिए। यानी ये इस पे ये रूल लगा होता है कि ये सिर्फ तब आर एडजस्टेड आर स्क्वायर तब बढ़ेगा जब नया प्रिडिक्टर रैंडमनेस से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेके आएगा। यानी अगर कोई ऐसा प्रिडिक्टर आए जो कि मोर और लेस कोई नई चीज़ ऐड ना कर रहा हो, पिछली जितनी पहले वेरिएबिलिटी थी उतनी दिखा रहा हो, तो फिर आर स्क्वायर नहीं बढ़ता बल्कि कम हो, आर स्क्वायर एडजस्टेड नहीं बढ़ता बल्कि कम हो जाता है। लेकिन अगर वो रैंडमनेस से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो फिर आर स्क्वायर एडजस्टेड बढ़ता है। और जो हमारा स्टैंडर्ड आर स्क्वायर था वो नेगेटिव भी हो सकता है, ऑब्वियसली नेगेटिव आर स्क्वायर थियोरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह ये जो आर आर स्क्वायर एडजस्टेड है, ये भी नेगेटिव वैल्यू नॉर्मली नहीं होती, लेकिन हो सकती है, और ये हमेशा आर स्क्वायर से कम होगा। आर स्क्वायर से कम इसलिए होगा कि आर स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो अनरिलेटेड वेरिएबल्स की वजह से भी बड़ा हो जाता है। अच्छा जी, अब एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है, इट्स अ पॉइंट एस्टिमेट, और इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी ये कितना प्रिसाइज है, ये डिपेंड करता है आपके सैंपल साइज पे। जो जो आपका सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, आपका आर स्क्वायर एडजस्टेड रिलायबल होता जाएगा, और वो आपको नैरो इंटरवल दे रहा होगा। एज ए जनरल गाइडलाइन फॉर पावर 0.8 टू 0.9, पीछे हमने जब सैंपल साइज की बात की थी तो वहाँ पे हमने पावर को एक्सप्लेन किया था। तो 0.8 से 0.9 पावर के लिए आप 90% कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि एडजस्टेड आर स्क्वायर
in your output is within plus minus 20% of the true population आर स्क्वायर वैल्यू। और जितने ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होंगे उतने जो है प्रिसाइज एस्टिमेट वो आपको देगा लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा सैंपल चाहिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स 1 से 3 हैं तो आपको कम से कम 40 सैंपल साइज लेना है, तब आपको रिलायबल आर स्क्वायर मिलेगा, एडजस्टेड आर स्क्वायर। इसी तरह 4 से 6 हैं अगर आपके वेरिएबल्स तो 45 एंड सो ऑन। तो ये ऊपर जो आपके सामने दो तस्वीरें बनी हुई हैं, ये एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए या डेटा सेट के लिए, सैंपल साइज के लिए। ऊपर वाले में अगर आप देखें तो सैंपल कम है, यानी कम वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, तो उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन 0 से लेके तो 0.1 तक जा रहा है, 0 से 1, ऑलमोस्ट 0 से 1 को टच कर रहा है। लेकिन अगर आप नीचे देखें जहाँ पे आपने सैंपल साइज बढ़ा दिया है तो वो 0.3 से लेके 0.8283 पे ख़त्म हो रहा है, यानी उसने प्रिसिजन बढ़ा दी है। आपने सैंपल साइज बढ़ाने से अपने आर स्क्वायर की एडजस्टेड की प्रिसिजन बढ़ा दी है, तो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो छोटा हो गया, ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। अच्छा जी। तो ये दो हो गए, एक आर स्क्वायर स्टैंडर्ड और या नॉर्मल आर स्क्वायर, और एक आर स्क्वायर एडजस्टेड। अब तीसरा आर स्क्वायर होता है, उसको हम कहते हैं प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर। प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर क्या होता है? ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं इसको मैं सिंपली इंग्लिश में बोल दूँ, उर्दू में बोल दूँ, तो वो ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाली तस्वीर है ना, तो इसमें से अगर मैं एक डॉट निकाल दूं और फिर अपने मॉडल को कहूँ कि प्रिडिक्ट करो कि वो मिसिंग डॉट कहाँ पे है, तो अगर वो बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर दे पहले डॉट को, तो फिर मैं दूसरे डॉट को निकालूंगा और उसको कहूंगा प्रिडिक्ट करो एंड सो ऑन। तो सारे के सारे डॉट अगर उसने सही प्रिडिक्ट कर दिए तो मेरा आर स्क्वायर प्रिडिक्टेड जो है वो 100% होगा। और जितना वो कम प्रिडिक्ट करता जाएगा, यानी उसने 80% प्रिडिक्ट कर दी तो मेरा आर स्क्वायर प्रिडिक्टेड 80% होगा एंड सो ऑन। तो आर स्क्वायर प्रिडिक्टेड जो है वो एक तरह से एक क्रॉस वैलिडेशन है आपके आर स्क्वायर की या आपके मॉडल की एक्यूरेसी की, कि वो एक बीच में से एक डॉट निकाल के कहता है बताओ अब ये डॉट, इस डॉट की वैल्यू क्या थी। तो अगर आपका मॉडल बता दे तो इसका मतलब है कि वो मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। इस चीज़ को हम कहते हैं आर स्क्वायर प्रिडिक्टेड। और चूंकि नॉर्मल आर स्क्वायर से एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू कम होती है और प्रिडिक्टेड की एडजस्टेड से भी नॉर्मली कम होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये आर स्क्वायर श्रिंकेज। यानी जो जो आर स्क्वायर प्रिसाइज होता जाता है, उसका वर्जन प्रिसाइज हो जाता है, उतना उतना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब इसको क्विकली देखें, लिखा हुआ क्या है? प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर इंडिकेट्स हाउ वेल a regression model predicts response for new observation या missing observation, helps determine when the model fits the original data but is less capable of providing valid predictions for new observations। यानी वो मॉडल जो कि फिट तो अच्छी दे रहा है लेकिन वो अगला पॉइंट नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। जब हमने शुरू में कहा था ना कि रिग्रेशन के दो मकसद होते हैं, पहला मकसद होता है रिलेशनशिप देखना, दूसरा मकसद होता है प्रिडिक्ट करना कि अगली ऑब्जर्वेशन क्या होगी। और ये जैसे कैलकुलेट होता है मैंने आपको बता दिया। एंड इट प्रिवेंट्स ओवर फिटिंग, यानी कि अ, आप आपके पास टू मैनी प्रिडिक्टर्स जब आप लाने की कोशिश करते हैं तो आपका मॉडल वो रिलेशनशिप भी बिल्ड करना शुरू कर देता है जो एक्चुअली नहीं होते। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ओवर फिटेड मॉडल, यानी ऐसा मॉडल जो ऐसे रिलेशनशिप भी ढूंढ ले जो होते ही नहीं है। क्योंकि अब आप सोचें ना कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तस्वीर में जो राइट साइड वाली वर्सेस फिट है, अभी हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि रैंडम है या नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इतने ही डॉट्स और लगा दूँ तो एक कॉन्फ्लेट करना शुरू हो जाएंगे ना, तो हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन के आप कैसे परसीव करते हैं डेटा को, आपको पैटर्न वैसे ही नज़र आने शुरू हो जाएंगे।
मैं और उतने डाल दूं तो मे भी एक थर्ड पर्सन आए और वो कुछ और पैटर्न देखना शुरू करते, तो इसको कहते हैं ओवर फिटेड मॉडल, जिसमें ज़बरदस्ती फिटिंग लाने की कोशिश की होती है, लेकिन एक्चुअली वो रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है फिटेड मॉडल की। पहले आप तस्वीर को देखेंगे तो एक ये हमारे पास डेटा था जो रेड डॉट्स हैं। अब इसके अंदर एक रिग्रेशन लाइन हमने बनाई है, आपके सामने जो लाइन लगी हुई है। अब ये ठीक है या नहीं, किसी से कंपेयर करेंगे तो सही पता चलेगा, लेकिन स्टैट्स हमें ये बता रहे हैं एस इसका 11 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पीछे हम 70 और 80 देखते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ठीक लग रहा है। लेकिन आर स्क्वायर देखें तो वो 0.7 यानी इंतहाई लो, और आर स्क्वायर एडजस्टेड तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। अब उससे इसके नीचे आए ज़रा, तो हमने क्या किया कि ऊपर देखें कितने वेरिएबल हैं। हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस रैंक इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस 0.1 इंटू अप्रूवल हाई, यानी सिर्फ एक प्रिडिक्टर है। अब नीचे वाले मॉडल में मैंने क्या किया कि मैंने दो प्रिडिक्टर और डाल दिए। दो प्रिडिक्टर क्या हैं, एक उसी प्रिडिक्टर का स्क्वायर है और एक उसी प्रिडिक्टर का क्यूब है, यानी दो वेरिएबल मैंने और डाल दिए। तो मॉडल ने क्या किया कि आप देखें इसमें दो जगह कर्व आ गया, क्योंकि मैंने दो पावर्स डाली हैं। तो ज़बरदस्ती प्रिडिक्ट करने की अब वो कोशिश कर रहा है कि हाँ कुछ ऐसा रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन इज इट अ गुड मॉडल, या आगे आप स्टैट्स में देखें तो आपको समझ आएगी। जैसे पहले ऊपर वाले स्टेटस विंडोज को देखें जहाँ कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, तो अप्रूवल है यानी नंबर 3 रो जो है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल था, उसके सबसे आखिर में जाके पी वैल्यू देखें तो 0.22 है, 0.022 है। मैंने उसी को उसी से मल्टीप्लाई करके दोबारा रिग्रेशन रन की तो पी वैल्यू थोड़ी सी बेहतर हो गई। उसको क्यूब करके रन की तो और बेहतर हो गई। इसका मतलब है बेहतर होती रहेगी जितना जितना मैं इसको मल्टीप्लाई करता रहूंगा, इसको हायर ऑर्डर लाता रहूंगा। लेकिन क्या वही वेरिएबल है, कुछ कोई नया डेटा मैंने नहीं लिया, लेकिन एक और प्रेडिक्टर के तौर पे उसको पेश कर दिया, तो स्टैट्स अच्छी होनी शुरू कर दी हैं, अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। अब नीचे आइएगा ज़रा समरी ऑफ द मॉडल में, तो इसमें एस इम्प्रूव हो गया है, आर स्क्वायर भी इम्प्रूव हो गया है, आर स्क्वायर एडजस्टेड भी इम्प्रूव हो गया है, तस्वीर में जो लिखे हुए हैं देखिएगा। लेकिन प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर जो है वो -21.6, यानी वो आपको बता रहा है कि ये आपको कुछ नहीं आप बता सकते कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब है कि आपने जो मॉडल बनाया है वो ओवरफिट हुआ है। इसमें एक और स्टैट नज़र आ रही है, प्रेस, PRESS। अब ये प्रेस भी एक वैलिडेशन, आर स्क्वायर प्रेडिक्टेड की तरह वैलिडेशन के लिए एक स्टैट है, जो कि आपको बताती है कि मॉडल आपका ठीक है या नहीं। और जितनी ये कम होती है, रेजिजुअल एरर सम ऑफ स्क्वायर्स, इस तरह कुछ से बनता है। और जाहिर है जब ये सम एरर्स का सम ऑफ स्क्वायर है, तो जितना एरर कम होगा उतना अच्छा होगा। तो प्रेस वैल्यू भी जितनी कम होती है उतनी उतनी अच्छा मॉडल होता है। तो ये देखें यहाँ पे प्रेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमने मॉडल को ओवर फिट किया हुआ था ज़बरदस्ती। तो होना क्या चाहिए कि आपका वो मॉडल सबसे अच्छा होता है जो सिंपल हो, येट आपको अच्छे स्टैट्स भी दे रहा हो। अब ये तीनों आर स्क्वायर एडजस्टेड और आर स्क्वायर प्रिडिक्टेड, इसके बारे में क्विक सी समरी के ऑल डेटा कंटेन्स एन अनएक्सप्लेनेबल नेचुरल अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी। और लेकिन आर स्क्वायर जो है वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता। Chasing higher R square can push us to include too many predictors in an attempt to explain the unexplainable। हमने कहा था कि एक पोर्शन जो है वो अनएक्सप्लेनेबल होता है, लेकिन आप डालते जाएं वेरिएबल्स, आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा, और आपको एक फॉल्स इंप्रेशन मिलेगा कि आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि वी नो कि डेटा में एक पार्ट होता है जो कि अनएक्सप्लेनेबल होता है। और फाइनली आर स्क्वायर रिग्रेशन एनालिसिस is powerful, but you don't want to be seduced by that power and use it unwisely। तो आर स्क्वायर को, एडजस्टेड आर स्क्वायर को आपने यूज़ करना है टू कंपेयर मॉडल्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स। यानी एडजस्टेड आर स्क्वायर जब हो आपके सामने हो, तो प्रिडिक्टर्स को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करें, तब आपको उसकी ट्रू वैल्यू नज़र आएगी। और प्रिडिक्टेड आर स्क्वायर को इस्तेमाल करें टू डिटरमिन हाउ वेल द मॉडल predicts new observations and whether the model is too complicated। अभी हम थोड़ी देर में नेक्स्ट मैं आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर करते हैं।